हेलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था कि जनरल इलेक्टिव में यूथ एंड मेंटल हेल्थ में, मतलब किसी ने भी एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर यूनिट जो हमारा यूनिट नंबर 3 है, जो बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। वेटेज तो एक्चुअली सारे यूनिट कैरी करते हैं, यूनिट नंबर 1 बी, 2 बी एंड 3 बी एंड 4 बी। बट एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर जो टॉपिक है बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। तो आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग द मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स का ओवरव्यू लेंगे, इंक्लूड करके ओके। तो लेट्स फाइंड आउट द व्हाट इज एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर। तो आप लोगों को मैं क्या पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ। आप इस टर्म से क्या समझते हैं? एक्सटर्नलाइजिंग एक्सटर्नलाइजिंग मीन कि मतलब जो हमने बाहरी दुनिया जो हमारी है, हम जैसे एक्सटर्नल होता नहीं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो हमने एक्सटर्नलाइजिंग कर रखी है कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें ट्रिगर करने पे हमें लगते हैं कि ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते हैं। तो जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलते हैं वो प्रॉब्लम बिहेवियर कि आज हम इसमें बात करने वाले हैं। जस्ट लाइक हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस भी इसमें इंक्लूड होगी, हमारी पर्सनल अपीयरेंस। तो एक्सटर्नलाइज करते हैं जो मतलब बाहर के फैक्टर्स किसी को ट्रिगर कर रहे हैं, उसको हम एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर कहेंगे। एंड इसमें मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स भी कवर होंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ plunge into the notion of the externalizing problem behaviors in youth, or those are actions that actually noticeable and shown them as directed outward, such as inattention, hyperactivity, and more serious problem behaviors such as the oppositional deficiency, डेफिशिएंसी नहीं होगा, ऑपोजिशनल डिफियंस हो गया है ना, एंड कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया। एक है ओडीडी, आपने सुना? ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। जो ओडीडी होता है यहाँ पे उसी की बात की गई है। एक्चुअली ओडीडी एक डिसऑर्डर का नेम है, और कंडक्ट डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे अंदर, मतलब हम ऐसे फैक्टर्स से हमें ट्रिगर करते हैं कि वो हमारे अंदर हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज एंड देन हमारी जैसे कोप अप करने की स्ट्रेंथ है, हमें एग्रेसिव नेचर में दिखाता है। तो उनमें हमें कंडक्ट डिसऑर्डर्स हम मतलब उन्हें कहते हैं। सच एक्शंस डू नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल, उसके वो एक्शंस उस इंडिविजुअल को तो अफेक्ट करते ही है, उसके आउटवर्ड एनवायरनमेंट को, उसके एग्जिबिट को, बट स्टिल अल्टीमेटली इम्पैक्ट द फैमिली। वो फैमिली को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इवन वोल सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो you will then understand how these behavior are milder। अब आपको समझना है कि कैसे behavior milder होगा, such as not being able to focus to the more serious behaviors that even at times may result in quieting with the law. In the process, we will discuss how such factors as biological, genetics, and environment can be interrelated to develop such a मतलब disorders or behavior. As we continue the chapter, we will also examine how to assist the youth in dealing with these behaviors एंड डिक्रीजिंग दैम। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि ये बिहेवियर जो है वो कैसे इनसे डील किया जाता है, ये क्यों होते हैं। पहली बात हमें उस इनका भी पता चलेगा, मतलब क्यों होते हैं इन द सेंस ये इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर में हम देखेंगे। बट यहाँ पे हम एक्सटर्नलाइजिंग को कैसे इनसे कोप अप करें, कैसे इनसे डील करें और इन्हें डिक्रीज करें, क्योंकि ये एकदम से तो एकदम से वैनिश नहीं हो सकते हैं किसी के भी ह्यूमन कैरेक्टर से। तो मतलब ये होता है ना, तो द मेमोरीज इंक्लूड वेरियस ऑप्शंस सच एज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी to assist in changing thoughts, family therapy to enhance support at home, and managing anger to control impulsiveness, and community based ones that can help cement positive change in the wider social context. By the conclusion, you will have a decent understanding of why these behaviors are present and how
influences youth and the people around them, and some of the effective strategies to support the creation of the healthier social, emotional and behavioral results. So let's start our today's new टॉपिक. तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर उठ के आता है सीधे सीधे से कि व्हाट आर द फैक्टर्स. तो हमें यहाँ से फैक्टर्स मैं आपको थ्योरी करा रही हूँ, मैं बेसिकली आपको इनका मीनिंग समझा देती हूँ, क्यों कैसे क्या होता है, और आपको मैं मेन पॉइंट बता देती हूँ. आपको इसमें ना पॉइंटर्स एंड फैक्टर्स और फ्लो चार्ट इंक्लूड करने हैं. Outerizing behavior problems amongst the youth are actually behaviors that can be easily noticed by others, considered inattention, hyperactivity. ये जो है ना, इनअटेंशन एक डिसऑर्डर है. हाइपर एक्टिविटी आपने देखा होगा. ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है? अटेंशन डिफिशिट. इसका मतलब ही है अटेंशन डिफिशिट. डिफिशिट मीन्स अटेंशन की कमी. हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिशिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, ADHD जिसको हम कहते हैं. एंड सच इश्यूज आर कंडक्ट डिसऑर्डर एंड अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, जिसका मैं अभी ऊपर नाम ले रही थी एंड देन बता रही थी आपको. उसको ये कहते हैं अपोजिशनल डेफिएंट disorder. Okay, these actions do not only impact the individual who behaves in this way. ये जो actions हैं या जो उसके activities हैं, जो उसका anger, frustration या जो भी उसकी aggressiveness है, ये सिर्फ उसको affect नहीं कर रहा है, ये उस पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. इसका इम्पैक्ट मतलब सब पे हो रहा है, जो उसके इन्फ्लुएंस में है, उसके एंटायर सराउंडिंग में एंड इंडिविजुअल्स को. ओके, तो externalizing children and or teenagers cannot easily associate themselves socially and hence can find themselves into risk and even criminal behaviors. Among the symptoms that which would help the youth with said behaviors are using inappropriate language. और इनके सिम्टम्स ये होता है कि बच्चा जो होता है वो inappropriate language यूज करता है अपने चाइल्डहुड में. यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है अपने चिल्ड्रनहुड में, चाइल्डहुड या चिल्ड्रनहुड में और टीनेज में. और ये है, देख सकते हैं आप लोग, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करना. मतलब बच्चा छोटा सा तू तरह करके बात करता है, पर वो एक्सेसिव है. ये नहीं कि मतलब डिस्ट्रक्टिवनेस होना, उसमें हर चीज़ की तोड़फोड़ करने की बहुत ज़्यादा आदत होना. गेटिंग इनटू फाइट्स और एंड आर्ग्यूमेंट इजली. दे कैन एज वेल हैबिट लाइंग. उसकी अच्छे से उसको हैबिट पड़ी हुई लाइंग, झूठ बोलने की, ब्रेकिंग ऑफ रूल्स एंड इवन स्टेलिंग. इन द मोस्ट केसेस these behavior are very wide ranging as they encompasses various behaviors that these are not deemed acceptable in the society and dangerous to others. Externalizing behavior may also be used interchangeably with the terms antisocial behavior, yet it is called some differences. Externalizing behavior tend to begin with milder, but with the time it is become it gets a big portion of the someone's, just like lying and arguing are the habitual, and that time they may escalate into even more and more severe problems. यहाँ पे मैं आपको एक केस स्टडी दिखाती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा. यहाँ पे हम सिम्टम्स एंड कॉजेस ऑफ एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर देखेंगे. तो ये जो है आपको एक चार्ट याद करना है, ये मैं आपको दे दूंगी, इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको. बस यहाँ पे हम एक बार देख भी लेते हैं DSM का. By distinguish the concept of externalizing problem behavior, we have considering the problems kids may deal with in terms of their emotions and impulse regulation. These may manifest themselves through the defiance of authority, observance of social norms, or even injuring others. They can include such symptoms of tantrums, verbal aggression, injuring people or animals, smashing things, stealing, or even intentionally burning things on fire. To qualify to be diagnosed with such type of behaviors, the DSM-5 requires a young person to have problems at
in at least one aspect of his or her life such as school, work, friendship और family issue. यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी किसी ना किसी स्टेज में तो प्रॉब्लम रही ही होगी. This also means that their behavior must be abnormal in the culture or the settings, and any physical or health related dysfunction that may be the reason behind the behavior should be eliminated. Okay, so besides the DSM-5 and ICD-10 also gives guidelines on how to diagnose such forms of external problem behaviors, externalizing problem behaviors. Okay, and you have to focus the spelling of externalizing. It is easy. ESTERNL is the external, or IZING, externalizing problem behaviors. Okay, so the biosocial interaction model is directly comparable com- comparable to a map, which allows us to understand why some children will have externalizing behavior such as acting out or getting into trouble. It is all on how the various processes interact, starting at the very beginning, such as when the child is not born yet, and as they are developing. The biological risk factors are to be mentioned first. They may include the things may go right before birth and during birth, such as whether the mom is ill or malnourished, या malnourished जो mom थी वो ill थी या तो malnourished थी और is experiencing complications during childbirth. They may be interfere with the developing of the baby and may be preconditions the development of the behavior of problems in the future. This is followed by psychosocial risk factor. These are the problems that are encountered in the early life of a kid, such as living in poverty, stress, or even mom not being too pleased with the exposure. They may also contribute significantly towards the outcome of a kid. The good aspect with this model is to demonstrates that these factors may affect one another. To illustrate this, a child may have some biological problems, hence would be more receptive to the psychosocial matters surrounding him, and vice versa. As well as since a child is having a difficult family life, it may worsen any inherent problems. It is a time when you combine the two category of risk factor that is the trouble brewing. Therefore, should be mother experiences a difficult pregnancy and a kid grows with difficult situation, he or she should be probably experience behavior problems compared to a kid who is only exposed to one of the mentioned problems. And then again these problems mediators or mediators मतलब mediators वो होता है जो व्यू करते हैं as the brokers who clarify what is the risk factors cause about the behavior problems. As an example, in the case of a child has lesser IQ due to some of these early problems, may be correlation between the early problems such as behaviors. The mediators on the other hand resembles the gatekeepers to inform us on the time when some effective, just like उसको मॉडल ऑफ वाई सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाया या एनवायरनमेंट की कॉजेज होते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. वी हैव टू यहाँ पे एक केस स्टडी थी जो मैं आपको बताऊंगी. जस्ट लाइक इस केस स्टडी से यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोस्ट. ओके, it will take them some time. Just a second. Okay. This case study is also very beneficial. हाँ जी. डेलिक्वेंसी. व्हाट डू यू मीन बाय डेलिक्वेंसी? तो अब हम करेंगे डेलिक्वेंसी. डेलिक्वेंसी जो है ना, ये बहुत
जिसको मैं कह सकती हूँ बहुत ज्यादा यूजफुल टर्म है कंडक्ट डिसऑर्डर में के अंदर, या एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर के अंदर। जैक्सन, जैक्सन नाम का एक बच्चा है। जैक्सन इज अ 16-year-old बॉय हु लिव्स इन एन अर्बन कम्युनिटी, जो एक शहर की कम्युनिटी में रहता है। ओवर द पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत ज्यादा मतलब बहुत कुछ सालों से हैज एक्सिबिटेड प्रॉब्लम्स विद हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर में एक्सिबिटेड प्रॉब्लम्स दिखती हैं। हैविंग बीन ब्रॉट अप बाय अ सिंगल मदर, जो उसकी मदर है वो एक सिंगल पेरेंट है, मतलब उसकी सिर्फ सिंगल मदर है, मतलब सिंगल मदर ने उसकी ब्रॉटअप किया, मतलब एक ही माँ ही है बस, सिंगल पेरेंट है मदर, दैट वर्क्स मोर देन वन जॉब, जो उसकी मदर है मतलब फाइनेंशियल इश्यूज होंगे तो वो एक से ज्यादा जॉब करती हैं। जैक्सन हैज हैड अ लिटिल सुपरविजन एंड, जो जैक्सन है उसको बहुत ज्यादा मतलब कुछ लिटिल सुपरविजन है, एंड सच अ स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद ओल्डर टीनेजर्स, और जो जैक्सन है उसको एक आदत लगी अपने से बड़े टीनेजर्स के साथ वो काम मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम रहता है, स्पेंड करता है, और हु हैव अ हाई रिस्क बिहेवियर, जिनका जो बिहेवियर वो अच्छा नहीं है। इन द लास्ट 1 year ही हैड initiated the टेंडेंसी ऑफ स्किपिंग स्कूल, और जो जैक्सन है उसके मामा तो उसको स्कूल भेजती है, पर उसकी टेंडेंसी है कि स्कूल बंक करता है वो उन ओल्डर टीनेजर्स के साथ में। एंड जो जैक्सन है वो मतलब स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट एनी ऑथराइजेशन एंड एंगेजिंग इन माइनर क्राइम्स, और वो माइनर क्राइम्स में एंगेज हो चुका है। ही इज फाउंड डैमेजिंग द लोकल प्रॉपर्टी एंड मोर रिसेंटली ही इज अबाउट टू ब्रेक इनटू अ स्टोर और विद फ्रेंड्स, जो उसके फ्रेंड्स हैं जस्ट लाइक काइंड ऑफ अ गुंडे हैं, और वो भी उसी राह पे चल पड़ा है, बिकॉज वो कुछ सालों से उनकी कंपनी में ही है ना, कंपनी इन द सेंस वो उन्हें कंपनी कर रहा है ना, उनके साथ रहता है, मोस्ट टाइम स्पेंड करता है, जो उसके साथ उससे बड़े हैं उम्र में। जैक्सन बिगेन बाय ब्रेकिंग द रूल इन ए स्मॉल वे। जैक्सन के अंदर ये जो चेंजेस थे धीरे धीरे तो आए थे, सच एस स्लैंग, सबसे पहले वो झूठ बोलता था, कहते हैं ना कि झूठ की शुरुआत जहां से होती है वहां रिश्ते की नींव बिगड़ जाती है, वैसे ही जैक्सन जो था उसने पहले झूठ बोला, लाइन उसकी मतलब लिटिल लाइन की हैबिट की, झूठ नहीं बोलना चाहिए है ना, तो बट इट हैज प्रोग्रेसिवली मूव्ड, तो अब वो धीरे धीरे ना इसकी जो ये हैबिट थी ना प्रोग्रेस होती गई उसमें। जो एक सिंगल पेरेंट मदर थी तो वो एक से ज्यादा जॉब्स करती थी टू सपोर्ट द फैमिली, फैमिली इन द सेंस जैक्सन की फ्यूचर का भी सोचती थी, और मतलब उनकी मतलब पॉवर्टी होगी या फाइनेंशियल इश्यूज है होंगे इसलिए, बट फिर भी मदर ने तो ध्यान दिया ही होगा, बट जैक्सन वो मतलब बाहर भी तो रहती होंगी ना जॉब पे, इसलिए प्रोग्रेसली मूव टुवर्ड्स अ ब्रेकिंग रूल, अब वो रूल्स को तोड़ता रहता है। जैक्सन फेस लेस रिमोर्स, और उसको कोई गिल्ट नहीं होता, मतलब होता ना कि भाई गुंडागर्दी करी, उसको रिमोर्स भी नहीं होता व्हेन ही प्रेस द एक्सप्लेन, और वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन भी करता है, कैन डू शिफ्ट ब्लेम्स ऑन टू अदर्स, अब वो दूसरों पे ब्लेम्स लगाता है रिगार्ड विद द ऑफेंसेस की इसकी वजह से ये ऑफेंसेस हुए हैं। His mother has also experimented with various discipline methods, और उसकी मम्मा जो है उसकी मदर जो है उन्होंने बहुत सारे डिसिप्लिन मेथड्स को मतलब ट्राई किया है, इंक्लूडिंग ग्राउंडिंग and withholding of privileges, but none of them appear to have long lasting effect. Teachers at Jackson School have begun to worry in the fact, और जो टीचर है स्कूल के मतलब वो बहुत ज्यादा उसको लेके वरिड रहते हैं, परेशान रहते हैं कि इसका जो फैक्ट है ये बहुत ज्यादा डिफियंट है और बहुत ज्यादा नोटोरियस है, और कन्फ्लिक्ट इसका होते रहते हैं, और इसका जो डिस्टर्ब करता है क्लास में भी आता है, तो ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना जैक्सन का हैज बीन पिक्ड अप बाय द लोकल पुलिस। अब आगे चल के जैक्सन को लोकल पुलिस ने पकड़ लिया ड्यू टू वेंडलाइजिंग अ कार। द इंसिडेंट रिजल्टेड इट इन रेफर टू children's services, and he is currently experiences a recursion of the law and to fear of serious changes regarding of behavior. According to the social worker, his conduct in line to demand delinquency, a form of externalizing problem behavior। जो delinquency होती है वो एक form होता है, let's explain this. Delinquency, a form of externalizing problem behavior manifesting through a violation of norms and rules within the society. They propose association of the preventive and therapeutic measures such as multi-systematic therapy and the community। तो अब उसकी थेरेपीज चल रही है, एंड देन होपफुली मतलब उसका जो बिहेवियर है वो मतलब टोटली तो चेंज होने में मुश्किल ही होती है,
अब जो जैक्सन है वो उसमें बदलाव आए हैं, उसके अंदर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल और एक्सपोजर डेलिक्वेंसी द मेन लीड्स टू एक्सटर्नलाइज्ड बिहेवियर ऑफ डेलिक्वेंसी। तो इंट्रोडक्शन जो है, तो डेलिक्वेंसी जो है इसमें ना, मैं इसका एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर इसके बाद सबसे पहले हमारा आएगा डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी में हमने जैक्सन का केस जाना, डेलिक्वेंसी की केस स्टडी करी, फिर डेलिक्वेंसी में हमें कुछ सजेस्टेड इंटरवेंशंस पढ़ने होंगे, जैसे प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस, थेरेपेटिक इंटरवेंशन जिनका अभी नाम था। एंड देन वी हैव, लेट्स मूव ऑन टू द कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होते हैं हमें केस स्टडी से जानेंगे सैम की, फिर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कंडक्ट डिसऑर्डर्स का, एंड देन उसके जो पॉइंटर्स होंगे पीटीएम, पीटीएम बोलेंगे ना, मतलब पेरेंट ट्रेनिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे पीएमटी लिखा हुआ है, पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो हम आई हैव टू कंफर्म इट। साइकोथेरेपी देखेंगे, एंड देन एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग देखेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देखेंगे, कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट देखेंगे। आई हैव टू गिव अ ओवरव्यू ऑफ दिस, एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक। आई विल मेक अ शॉर्ट नोट्स ऑफ दीज टॉपिक्स, दैट इज वेरी 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 मच बेनिफिशियल टू यू। ओके, तो अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, जिसका मैंने पहले भी बात की थी, मैंने यहाँ पे ये नेम वही है, बट मतलब थोड़ा केस स्टडी डिफरेंट होगी, जैक्सन नेम लिया हुआ है यहाँ पे भी। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन टू द अनदर पॉइंटर, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, फैमिली फोकस थेरेपी। हम यहाँ पे थेरेपीज को ही देखेंगे, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्टिव थेरेपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग, सोशल स्किल ट्रेनिंग, एंड देन अग्रेशन को हम देखेंगे। अग्रेशन देखने के बाद फिर हम एलेक्स पे आएंगे, एलेक्स के बाद हम हॉस्टाइल एग्रेशन को देखेंगे, एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन देखेंगे, फिर सीबीटी, एंड देन फिर इसमें यही मेन टॉपिक्स जो हैं वो हम देखेंगे। और फिर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन पे हमें एक बार नजर मारनी है, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन टू द अनदर यूनिट आफ्टर दैट, एंड फैक्टर्स आर आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। तो ये आज मैं आप लोगों को ग्रॉसरी कहते हैं, बिहेवियर इन दिस वर्क इट इज यूज इन दिस वर्क, वर्ड आना है सॉरी, इन दिस वर्ड इट इज यूज्ड एज अ ब्रॉड टर्म एंड कंपासेस एनी एक्शन, बिहेवियर, गेस्चर। बिहेवियर क्या होता है, कोई भी बिहेवियर गेस्चर से होता है, मूवमेंट से होता है, इंटरेक्शन से होता है, और किसी के भी फंक्शन से होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, of any organism that can be quantified okay। प्रॉब्लम बिहेवियर की मैं बात करूँ तो ये प्राइमल डीड होती है, डीड्स होती है that may well give you rise to the ostensibly okay। तो externalizing का मतलब होता है the type of stress in which the stress is managed through the behavior that is directly outward, occasionally aggressiveness जिसमें मैंने बताया था। तो thanks for watching, let's move on to the another topic next time, and these are the pointers I will definitely give you in a shortcut note. Thanks for watching.